तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है गार्जियन के थ्रू। इसके बाद ये बोल रहा है कि इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू मेक एन आउटलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग अप द ड्राफ्टिंग। आप ड्राफ्टिंग करने बैठ रहे हो, आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना है, कोई सेल करना है, तो सामने वाला बंदा आया, आपको आपको अब जो है डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, तो पहले आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि आपको क्या ड्राफ्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है आपको क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे। तो इन सबको जो है पहले आउटलाइन करोगे, उसके बाद जो है आप फाइनल ड्राफ्टिंग के ऊपर आप कुछ ड्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू मेक एन आउटलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग अप द ड्राफ्टिंग। ऐसे ही आप चालू नहीं हो जाओगे कि भाई आपने बस आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और आप ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। आप जब भी ड्राफ्टिंग करेंगे, ऑब्वियसली जब आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डीड है, डॉक्यूमेंट है, वो 2-3 पेज तक बिना रुकावट के चलता रहे। आपको जो है उसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को भी पढ़ने में समझ आए कि एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर उसको क्या कहना क्या चाह रहा है ये। तो ये बोल रहा है द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो हर एक पैराग्राफ जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसके बाद ही कह रहा है कि शेड्यूल्स, एनेक्सर्स एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपको शेड्यूल्स, एनेक्सर्स देने चाहिए। शेड्यूल्स, एनेक्सर देने का जो लॉजिक है वो ये है कि आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, उसको आप पूरा जो प्रॉपरली है उस जगह पे नहीं समझा सकते, तो आप जो है डीड के आखिरी में या जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसके आखिरी में आप शेड्यूल्स एंड एनेक्सर के थ्रू उसको डिटेल में जो उस चीज़ को है आप समझा सकते हैं। तो शेड्यूल्स, एनेक्सर शुड बी प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट्स एंड रेफरेंस टू दैम शुड बी मेड प्रॉपरली। आप जो मेन जो आपका पार्ट है डीड का, उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे कि जो है रेफर एनेक्सर दिस नंबर आप डाल देंगे या रेफर शेड्यूल दिस। उससे जो है डिटेल उसको मतलब उसका जानने के लिए उस एनेक्सर को रेफर कर सकता है सामने वाला। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ड्राफ्टिंग के अंदर, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है कि अननेसेसरी जो आप सिनोनियम्स है, मतलब सिनोनियम्स का मतलब होता है वर्ड और फ्रेज हैविंग द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग जिस चीज का होता है उसको आपको यूज करने से बचना है कि सेम मीनिंग तो हो रहा है बट वो सामने वाले की समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा है कि verbosity, that is use of unnecessary synonyms and incorporation of unnecessary matter should be avoided। ये आपको इससे बचना है because it renders a document unintelligible। तो मतलब वो पढ़ने में नहीं आता है डॉक्यूमेंट, तो इसलिए इसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट इसके कारण लेंथी बन जाता है, डिसएग्रीबल। तो ये इससे आपको बचना है। इट इज़ डिजायरेबल टू यूज सच टेक्निकल एक्सप्रेशंस विच हैव अक्वायर्ड अ क्लियर मीनिंग। आपको ऐसे टेक्निकल एक्सप्रेशंस यूज करने हैं जिनका क्लियर कोई मीनिंग निकल के आता है। एंड यू शुड अवॉइड अनयूजुअल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच कॉज कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको ड्राफ्टिंग करते हुए उनको यूज में नहीं लेना है। फिर ये बोल रहा है स्किल ड्राफ्टमैन शुड ऑलवेज यूज द पॉजिटिव स्टेटमेंट rather than यूजिंग द नेगेटिव स्टेटमेंट्स। आपको हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज करने हैं rather than नेगेटिव स्टेटमेंट। इसका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो आपने लिखा I was not failed in the exam। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, I was not failed in the exam। तो आप अगर ये लिख रहे हो, इसको लिखने की बजाय आपको जो है पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा समझने में आसान रहता है। तो I was not failed in the exam,
इसको समझने में जो है आपको जो है हो सकता है दो सेकंड का समय लग जाए, बट आप अगर ऐसे लिखते हो आई पास्ड द एग्जाम, आई पास द एग्जाम, इन दोनों में से कौन सा आपको जो है एकदम से पढ़ने में बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है? कोई जनरल अगर इंग्लिश पढ़ेगा लेमैन, आई वॉज नॉट फेल्ड इन द एग्जाम, आई पास द एग्जाम। तो ये जो पहला सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस। तो यू शुड अवॉइड यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हाइल ड्राफ्टिंग। आई वॉज नॉट फेल्ड इन द एग्जाम, रेदर यू शुड यूज आई पास इन द एग्जाम। इसी तरह आपको जो है नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करने से बचना है ड्राफ्टिंग के अंदर। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये बोल रहा है व्हेन ए कंपनी इज वन ऑफ द पार्टीज, जहां पर ड्राफ्टिंग के अंदर कोई डीड बन रही है, उसके अंदर एक जो पार्टी है दैट इज अ कंपनी, वो एक कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। व्हेन ए कंपनी इज वन ऑफ द पार्टीज और वेयर बोथ द पार्टीज आर कंपनीज, अगर एक पार्टी या दोनों पार्टीज कंपनी है, द लीगल ड्राफ्टमैन मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ईच कंपनी हैज पावर अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू एग्जीक्यूट सच डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो चीज वो कैरी ऑन कर रहे हैं, जो एक्शन वो ले रहे हैं, उसके लिए उसको ड्राफ्टमैन को देखना पड़ेगा कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो चीज उसको करने के लिए अलाउ तो कर रही है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई आप चीज एग्जीक्यूट करें, तो उसको आपको कैरी ऑन करने से पहले देखना पड़ेगा वेदर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउज यू फॉर द सेम। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आप उसको जो है लीगल ड्राफ्टमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पार्टी को समझाए कि योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट अलाउ दिस थिंग। तो उसके लिए जो फिर प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वो आगे पहले बोले, उसके बाद ही वो जो है ड्राफ्टिंग उसकी की जा सकती है। He should also ensure that the person executing that document on behalf of the company has been properly authorized by the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है प्रॉपरली ऑथोराइज करा है उस पर्सन को। मान लीजिए कंपनी का कोई पर्सन ड्राफ्टिंग कर रहा है, तो he should also ensure that the person executing that document on behalf of the company has been properly authorized by the board of directors। कहने का मतलब ये कि ड्राफ्टमैन, आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई पर्सन आया कि भाई हमें ये जो है डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाना है, तो आप ये इंश्योर करो कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उस पर्सन को ऑथोराइज तो किया है ना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन, उसको ऑथोराइजेशन ही नहीं मिला और वो आके उसने वो डॉक्यूमेंट आपसे ड्राफ्ट करवा दिया, तो वो आपके ऊपर ही फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आपने बिना चेकिंग किए कैसे वो जो है डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर दिया। तो ये ड्राफ्टमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कुछ जो ध्यान में रखनी है उसे। इसके बाद जो है कुछ फॉलर के रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग हैं, वो हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि ड्राफ्टिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ा वो एक बार आप जो है गो थ्रू करिए मॉड्यूल में से, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपको कहनी थी कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आगे से आपको बता दूंगा कि आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक बार पहले जो है उस टॉपिक को रीड करके रखना है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको वो चीज़ जो है प्रॉपरली दिमाग में ईजीली जाएगी। अगर मैं बोलता जाऊँगा और आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ आपको उस समय तो समझ आ जाएगी, बट बाद में जो है आपको फिर प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो आपको पहले खुद से पढ़ना है, एक बार उसको रीड करेंगे ना आप, तो फिर जो मैं समझाऊंगा तो आपको और प्रॉपरली अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो फॉलोअर्स रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग अब हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं ड्राफ्टिंग के, वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। फॉलोअर जो है उसने, एक पर्सन था, उसने ये जो रूल्स जो हैं वो दिए थे। सबसे पहला रूल जो उसका है, ये कह रहा है यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो हमें यूज करनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज करने से हमें बचना चाहिए। अब इसके 6 रूल हैं। ये क्या बोल रहा है? पहला, यूज फैमिलियर वर्ड रेदर देन फार फैच वर्ड। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो एक लेमैन को भी समझ आ सके, एक
मतलब सामने वाली जो पार्टी है जिसके लिए आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो भी उससे फैमिलियर हो। rather than using far-fetched words, far-fetched का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है far-fetched means doubtful और dubious words यूज करने से बचना है आपको। डाउटफुल वर्ड्स जो सामने वाले को समझने में उसको डाउट है, उस वर्ड्स को समझने में उसको, ठीक है, तो यूज फैमिलियर वर्ड्स रेदर देन फार-फेच्ड और डाउटफुल और ड्यूबियस वर्ड्स, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है यूज कॉन्क्रीट वर्ड रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, एक पर्टिकुलर एक कॉन्क्रीट आपको वर्ड यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करना है। थर्ड रूल बोल रहा है यूज द सिंगल वर्ड रेदर देन द सिनोनियम्स, सिंगल वर्ड यूज करिए, सिनोनियम्स यूज जो है वो ज़्यादा नहीं करिए। सिनोनियम्स वही वर्ड्स जो है मीनिंग उनका वही होता है, वही फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं उनका वही मीनिंग होता है, बट हो सकता है सामने वाले को समझने में दिक्कत आए, तो सिंगल वर्ड यूज किया आप उनका कीजिए, उनका सिनोनियम्स जो है वो साथ में यूज करना जरूरी नहीं है। एक वर्ड आपने एक बार बता दिया वो बहुत है, आप ऐसा नहीं कि उस वर्ड के जो सिनोनियम्स भी लिखने बैठ जाए। उसके बाद ये बोल रहा है यूज द शॉर्ट वर्ड रेदर देन लॉन्ग वर्ड, ऑब्वियसली शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे तो सामने वाले को भी पढ़ने में आसानी रहेगी। यूज द सेक्शन वर्ड रेदर देन रोमन, सेक्शन एंड रोमन आपको पता ही है, हम रोमन लैंग्वेज जो लिखते हैं आपकी काउंटिंग भी जो रोमन में लिखी जाती है, तो आप रोमन लिखने से बचिए। आप जो है नंबर्स भी लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 जो है वो आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा आप यूज कीजिए रेदर देन रोमन, रोमन लिखने से बचिए आप, सेक्शन वर्ड्स जो है वो आप यूज करिए। इसके बाद नेक्स्ट ही बोल रहा है यूज द एक्टिव वॉइस रेदर देन पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यूज करना ज़्यादा आसान रहता है और सामने वाले को समझने में भी जो है वो प्रॉपर उसको समझ सकता है। एक्टिव वॉइस के लिए हम कोई भी सेंटेंस हम लें कि आई डिड दिस वर्क और उसको हम पैसिव बोलेंगे दिस वर्क वॉज डन बाय मी, तो एक्टिव वॉइस जो है वो इजीली अंडरस्टूड होता है सामने वाले को रेदर देन पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस आप यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद ये बोल रहा है डूज एंड डोंट्स वाइल ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग अ डॉक्यूमेंट्स, कि कुछ डूज एंड डोंट्स बता रहा है कि ड्राफ्टिंग करते हुए आपको ये चीज़ें जो है यूज़ करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला सम डूज में ये बता रहा है रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है आपको सिंगल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड करने से क्या होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्रिस्टल जो है क्लियर रहेगा, आपको वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह आपको एक सिंगल वर्ड जो है वो यूज अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ही बोल रहा है रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड, इसके साथ ही एक दूसरा होता है रिड्यूस द वर्ड्स टू अ सिंगल वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिंगल वर्ब के अंदर जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हो सकता है तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये बोल रहा है अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको चीज़ों को घुमा घुमा के नहीं कहना चाहिए। अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, एक चीज जो आप सिंपल वे में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं उसको आप घुमा घुमा के मत बोलिए, तो अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, एक वर्ड का बार बार आप रिपीटिशन कर रहे हैं, एक सेंटेंस को जो है घुमा घुमा के कह रहे हैं या एक ही सेंटेंस को बार बार यूज कर रहे हैं, तो वो उसको आपको रोकना है। नेक्स्ट बोल रहा है राइट शॉर्टर सेंटेंसेस, सेंटेंस जो है वो छोटे लिखिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही सेंटेंस को एंड ऑल्सो कर करके जो है 4-5 लाइन तक लेके जा रहे हैं, तो सेंटेंस जहाँ से पढ़ना चालू किया और जहाँ पर वो जाके ख़त्म हुआ तो पढ़ने वाले को सामने वाले को जो है वो समझ ही नहीं आएगा कि कहना आप क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस द आइडियाज इन फ्यूअर वर्ड्स, ऑब्वियसली आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है जितना कंप्रेस हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है उतना आप करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को फ्यूअर वर्ड्स में लिखेंगे अगर, तो उसी से वो हो पाएगा। तो एक्सप्रेस द आइडियाज़ इन फ्यूअर वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट ही बोल रहा है प्रेफर द एक्टिव टू पासिव वॉइस सेंटेंसेस, ये हमने देखा ही था पॉलर्स के रूल्स के अंदर भी हमने देखा था ये। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है चूज द राइट वर्ड, प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करिए कि आपको कहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि मीनिंग जो है क्रिस्टल क्लियर निकल के आए उसका।
नेक्स्ट बोल रहा है नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू आर राइटिंग। जो आप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनका मीनिंग आपको पहले प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को समझा पाएंगे। नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू आर राइटिंग, आपको खुद को ही नहीं समझ आ रहा तो सामने वाला तो फिर लेमैन तो क्या उसको समझेगा। नेक्स्ट ये बोला पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द रीडर। आप अपने आप को रीडर के प्लेस में रख के देखिए। उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट जो आपने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एक रफ आउटलाइन जब आप तैयार करते हैं उसको तैयार करके आप रीड करो डॉक्यूमेंट को एंड सेटिस्फाई योर सेल्फ अबाउट द कंटेंट, इंटरप्रिटेशन एंड द सेंस इट कैरीज। आप जो है खुद सेटिस्फाई हो जाइए पहले कि जो कंटेंट है वो आपने प्रॉपर यूज किया है, इंटरप्रिटेशन उसकी क्या निकल के आ रही है। एज आप रीडर जब पढ़ते हैं कि क्या इंटरप्रेट हो रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो इंटरप्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सेंस निकल के आ रहा है। तो ये सब करना है आपको जरूरी। ये जो चीज़ें हैं आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी, इनको आपको याद करना है। तो ये तो सम डूज थे। अब सम डोंट्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला तो ये बोल रहा है अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। सेम साउंड वर्ड्स को जो अवॉइड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल वर्ड्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये वर्ड्स जो हैं सेम साउंड के वर्ड्स यूज करने से कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी आप गलत सुन लेते हैं। तो ये जो है गलत सुन लेते हैं या गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो सेम साउंड के वर्ड्स को यूज ना करें। नेक्स्ट ये बोला व्हेन द क्लॉज इन द डॉक्यूमेंट्स इज नंबर्ड it is convenient to refer to any one clause by using a single number for it. For example, in clause 2 above and so on. इसका कहने का ये मतलब है कि आपने अपने जो सेंटेंस आपने जैसे लिखा इन क्लॉज 2 above, तो सामने वाले रीडर को भी ये पढ़ना आसान है। इन क्लॉज 2 above अगर आप यहाँ लिख देंगे इन क्लॉज 2 and 3 and 7 above, तो सामने वाले रीडर को भी जो है पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि when the clause in the document is numbered, it is convenient to refer to any one clause by using single number for it. Next ही बोल रहा है थर्ड सी पॉइंट हमारा नेगेटिव एंड सक्सेसिव phrases would be carefully employed। तो नेगेटिव एंड सक्सेसिव phrases का मतलब वही है कि आप जो नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपको यूज करने से बचना है, तो सक्सेसिव जो फ्रेज आप यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव में ना यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव उनको जो है बनाए। नेक्स्ट डी पॉइंट में कह रहा है ड्राफ्टमैन शुड अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड्स लेस देन और मोर देन, इंस्टेड ही मस्ट यूज नॉट एक्सीडिंग। तो ऐसे वर्ड्स लेस देन, मोर देन ऐसे ना यूज करके आपको जो है ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग। इससे जो है वो ज्यादा प्रॉपरली आपको समझ आता है। लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है द ड्राफ्टमैन हैज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द टू पोजिशंस टू हैपन विदाउट ईच अदर and also happen without either will not be sufficient। ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि एक चीज को कैरी ऑन करने के लिए, एक चीज की हैपनिंग के लिए दूसरी चीज भी जरूरी है, या फिर आप कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, तो उसके लिए बोल रहा है इफ द ड्राफ्टमैन हैज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द टू पोजीशंस टू हैपन विदाउट ईच अदर एंड ऑल्सो हैपन विदाउट आइदर विल नॉट बी सफिशिएंट। केवल आइदर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको वहां पर यूज करना ही शुड राइट आइदर और बोथ। तो आइदर और बोथ जो है वो आपको दोनों चीजें इसमें यूज करनी पड़ेंगी। ड्राफ्टमैन अगर कह रहा है कि कोई चीज है, दो चीजें हैं, दोनों या तो चीज ए हो जाए या चीज बी हो जाए, या फिर बोथ ए एंड बी हो जाए। तो अगर केवल चीज ए भी हो जाए तो प्रॉपर है और केवल चीज बी भी हो जाए तो प्रॉपर है, तो हम यूज कर सकते हैं आइदर, कि आइदर ए हो जाए या आइदर बी हो जाए, या फिर दोनों में से कुछ भी हो जाए। तो वहां पर जो ड्राफ्टमैन है उसको यूज करना पड़ेगा आइदर और बोथ। केवल आइदर यूज करने से कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, इसको इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है हमारा।
इन राइटिंग एंड टाइपिंग द फॉलोइंग मिस्टेक्स ऑलवेज अकर विच शुड बी अवॉइडेड। जब भी आप कोई डीड बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें बताई हुई हैं कि ये मिस्टेक्स जो हैं जनरली हो जाती हैं। सबसे पहला ये बोल रहा है कि एंड और के अंदर जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको ध्यान रखना है जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप एंड और जो है उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल देता है। तो एंड और को आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। दूसरा एनी एंड माई, इसको आपको जो है प्रॉपर यूज़ करना है। नो एंड नाउ, इसको आप जो है इसमें भी गलती हो जाती है, तो ये जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं। एंड और, एनी एंड माई, नो एंड नाउ, अपॉइंटेड एंड अप्लाइड, एंड प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ ये अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। जो हमने टर्म्स काफ़ी डिटेल में पढ़ी हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली। सबसे पहला जो डिफरेंस है, ये डेफिनेशन बता रहा है कि ड्राफ्टिंग इज द वे एंड द मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। Thus drafting gives a general meaning synonyms to preparation of drafting of documents. और conveyancing क्या है? Conveyancing is the way and manner of preparation of only those documents which are pertaining to the transfer of property. Transfer of property से related जो documents हैं वो conveyancing, उनको ड्राफ्ट करना जो है वो conveyancing कहलाता है। Thus conveyancing gives more stress on documentation much concerned with the transfer of property. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है स्ट्रेस देता है कन्विंसिंग। मोर स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसके ऊपर कन्विंसिंग का स्ट्रेस रहता है मैक्सिमम केसेस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कमर्शियल सेंस में जो है वो भी कन्वेंसिंग के अंदर मानी जाती हैं। बेसिकली जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग इज वाइडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंसिंग। ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग, जिसके अंदर इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो भी एक तरह से ड्राफ्टिंग ही होती है, बट उसको हमने अलग से जो है कन्वेंसिंग उसको बोला है। तो ड्राफ्टिंग तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आप खुद का नेम भी अगर चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपना नेम बदल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप खुद से जो एक आप जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं कि आई एम चेंजिंग माई नेम फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो भी एक तरह से ड्राफ्टिंग में आ जाता है। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो ड्राफ्टिंग के अंदर आ जाता है। बट कन्वेंसिंग इज नैरोअर बिकॉज इट इज ओनली कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ड्राफ्टिंग रिलेट्स टू एवरी डॉक्यूमेंट एज डिफाइंड इन डिफरेंट context such as general clauses act, sales of goods act etc. जो अलग अलग एक्ट्स के अंदर जो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो सारे जो हैं ड्राफ्टिंग के अंदर आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग रिलेट्स टू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, बट कन्वेंसिंग रिलेट्स टू द टर्म कन्वेंस एज डिफाइंड इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। कन्वेंस को जो डिफाइन किया गया अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर जो है, उससे ही इसका जो मीनिंग है कन्वेंसिंग का निकाला जाएगा। ड्राफ्टिंग का मीनिंग जो है वो अलग अलग एक्ट से निकाला जा सकता है, क्योंकि अलग अलग एक्ट्स के अंदर जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट में 1897, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, तो और भी जो कुछ एक्ट्स हैं उनके अंदर ड्राफ्टिंग का मीनिंग जो है उससे निकाला जा सकता है। बट कन्वेंसिंग का मीनिंग जो समझने के लिए जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के थ्रू जो उसका मीनिंग है वो जो है उसका मीनिंग निकल के आता है। इसके आगे हम देखें जो अगला डिफरेंस है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग में, यहाँ आप देख सकते हैं 4th पॉइंट एग्जाम्पल दे रखा है कन्वेंसिंग का और ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग का एग्जाम्पल ही दे रहा है, एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट, रिसिप्ट एक्सेट्रा। और कन्वेंसिंग का ये बता रहा है सेल डीड, मॉर्गेज डीड, ये जो है हमारा प्रॉपर्टी से ट्रांसफर जो रिलेटेड है वो हमारे इसमें आ गए कन्वेंसिंग में। नाउ नेक्स्ट आपका एक डिफरेंस आता है इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंसिंग के अंदर डिफरेंस बता रखा है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम आपने पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉज को एनफोर्स करवाता है। ऐसा कोई एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। कन्वेंसिंग क्या है हमने देख लिया, इतनी बार डिस्कस कर लिया।
Conveyancing is the art of drafting of any document by which transfer of property takes place. नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसके अंदर जो है रेसिप्रोकल प्रोमिस होते हैं, एंड ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस मतलब आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं आपको एक प्रॉमिस करूंगा कि सपोज कीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके प्रोग्राम, आपका जो मैरिज है उसके अंदर मैं आप परफॉर्मेंस करूंगा, एक गाना गाऊंगा, तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया। बदले में आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया कि आप मुझे जगह प्रोवाइड करवाएंगे, आप मुझे इतना जो है कंसिडरेशन इसके बदले में देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड ईच पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कन्वेंसिंग में क्या बोल रहा है, देयर इज नो सच प्रॉमिस and title in respect of the property in question already passes in the favor of the vendee। Conveyancing के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, there is no such promise and जो टाइटल है वो प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर ऑलरेडी वेंडी को हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग में, ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ राइट ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक राइट ऑफ एक्शन पार्टीज के फेवर में क्रिएट कर देता है कि पार्टीज जो हैं वो पर्टिकुलर एक्शन जो है वो ले सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। दस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, द अग्रीव पार्टी में क्लेम नंबर ऑफ रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, सच एज कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर डिफॉल्ट करते हैं तो काफ़ी सारी रेमेडीज होती हैं, लाइक कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। और कन्वेंसिंग के अंदर जो है ये बोल रहा है हमें, इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एक्शन बट एट द सेम टाइम इट ऑल्टर्स द एग्जिस्टिंग राइट। कोई और राइट ऑफ एक्शन इसमें नहीं मिलता है कन्वेंसिंग के अंदर, बट जो एग्जिस्टिंग जो राइट है ना वो हमारे सीज कर जाते हैं। मतलब इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्टर्स द एग्जिस्टिंग राइट्स। एग्जिस्टिंग राइट्स जो आपके थे वो आपके जो हैं वो सीज हो जाते हैं इसके अंदर, कन्वेंसिंग के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा रेमेडीज हैं। लास्ट डिफरेंस जो है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट जो है किससे गवर्न होता है, बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। और कन्वेंसिंग किससे गवर्न होता है, इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजन से जो है ये गवर्न होता है कन्वेंसिंग। ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये आपको देखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। नाउ अगला आ जाओ आप, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स। डीड के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं डीड की, तो डीड की सबसे पहले जानना जरूरी है हमारे को कि सबसे पहले तो डीड का मीनिंग क्या है। हमने देखा अलग अलग तरह की डीड होती हैं, तो ये क्या बोल रहा है, अ डीड इज अ राइटिंग ऑन पेपर, वेलम और पार्चमेंट। पेपर के ऊपर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो है वो पेपर के ऊपर बनाते हैं। पार्चमेंट का मतलब होता है कि पुराने टाइम में जो है एक पर्टिकुलर कागज आता था, एनिमल की जो स्किन है उससे एक बनाया जाता था मटेरियल, वो जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था कोई भी चीज लिखने के लिए, उसको हम पार्चमेंट कहते हैं। और वेलम जो है एक तरह से एक स्टोन यूज किया जाता था पुराने जमाने में वो भी। तो डीड इज अ राइटिंग, कोई भी राइटिंग जो कि पेपर के ऊपर है, वेलम के ऊपर है या पार्चमेंट के ऊपर है, उसको जो है हम डीड के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ डीड्स। वेरियस काइंड्स ऑफ डीड्स देखने से पहले हम एक बार जो है डीड का मीनिंग एक बार वापस से देखें। Deed is the term normally used to describe all the instruments by which two or more persons agree to effect any right or liability.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने की है डीड के अंदर, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इसके अंदर होते हैं। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी, कोई राइट और लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। नॉर्मली हम इस सेंस में देख रहे हैं, हो सकता है कभी कभी एक पार्टी भी होती है उसको जो डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर चेंज इन नेम, तो जनरल सेंस में देखा जाए तो डीड इज अ टर्म नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल दे रखे हैं गिफ्ट डीड, सेल डीड, डीड ऑफ पार्टीशन, पार्टनरशिप डीड, डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, लीज डीड, मॉर्गेज डीड एंड सो ऑन। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज इसके अंदर हैं। इवन ए पावर ऑफ अटॉर्नी हैज बीन हेल्ड इन ओल्ड इंग्लिश केसेस टू बी अ डीड। पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कुछ ओल्ड इंग्लिश केसेस के अंदर डीड बोला जाता था। तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज जरूरी हैं डीड के अंदर। अगर आपने अपना खुद का नाम चेंज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लिखा कि आई वांट टू चेंज माय नेम फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये डीड नहीं कहलाएगी। दिस इज नॉट अ डीड, दिस इज अ डॉक्यूमेंट ओनली। डीड के लिए जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी हो और कोई राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो। बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वाइड कंपास ऑफ द टर्म डीड। बॉन्ड को भी जो है एक तरह से डीड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। A deed may be defined as a formal writing of a non-testamentary character which purpose to operates to create, declare, confirm, assign, limit or extinguish some right, title or interest। ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री का मीनिंग होता है कि दैट आर नॉट रिलेटेड टू विल वगैरह से रिलेटेड नहीं है। और टेस्टामेंट्री का मतलब होता है कि विल वगैरह और वो जो है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो डीड मे बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल राइटिंग और ए नॉन टेस्टामेंट्री कैरेक्टर विच पर्पस टू ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, कन्फर्म, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश सम राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। तो कोई भी फॉर्मल राइटिंग है नॉन टेस्टामेंट्री कैरेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। टेस्टामेंट्री नहीं होनी चाहिए वो, विल जो है वो नहीं होगा, नॉन टेस्टामेंट्री कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो इसके बाद ये बोल रहा है मैनी अथॉरिटीज हैव ट्राइड टू डिफाइन द डीड। डीड को डिफाइन करने की बहुत लोगों ने जो है कोशिश की है। सम डेफिनेशंस आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड इन मीनिंग व्हाइल सम आर टू एक्सटेंसिव डेफिनेशंस। The most suitable and comprehensive definition has been given by Norton on deeds as follows। क्या बोल रही है डेफिनेशन? ये बोल रहा है डीड इज अ राइटिंग ऑन पेपर, वैल्यूम और पार्चमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी पेपर पे, कोई भी स्टोन पे या फिर कोई भी एनिमल के स्किन पे जो पुराने टाइम में यूज की जाती थी उसके ऊपर कोई राइटिंग है, उसको हम जो है डीड बोलते हैं। सेकेंड ही बोल रहा है इट शुड बी सील्ड। कोई राइटिंग है जो इस पे है, पेपर पे है या फिर पार्चमेंट या वॉलम पे, और इट शुड बी सील्ड एंड डिलीवर्ड वेयर बाय एन इंटरेस्ट, राइट और प्रॉपर्टी पासिस और एन ऑब्लिगेशन बाइंडिंग ऑन सम पर्सन इज क्रिएटेड। कोई इंटरेस्ट या राइट पास ऑन हो रहा है या फिर कोई ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, दैट इज बाइंडिंग ऑन सम पर्सन्स। An obligation binding on some persons is created or which is in affirmance of the some act whereby an interest, right or property has been passed। जहाँ पर कोई right, interest, property के अंदर जो है वो पास ऑन हो रहा है, वो जो है हमारे डीड के अंदर ये जो डेफिनेशन है, ये एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन जो है मानी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मॉड्यूल में, एक बार इसको रीड करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। डीड्स आर इन राइटिंग, साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स। सारे इंस्ट्रूमेंट्स डीड्स नहीं होते। जैसे हमने देखा ना कि मैंने अपना नेम चेंज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया या फिर कोई बिल है, तो वो जो है वो डीड के अंदर नहीं आएंगी। वो मैंने अपना नाम चेंज करने के लिए
कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, विल है, वो डीड के अंदर नहीं आएंगी। तो डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, डीड जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की भी हम अभी आगे डेफिनेशन देखेंगे। तो डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट्स को इसने डिफाइन किया है, एग्जाम्पल भी लिया है। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट्स। पहले तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1894 के अंदर जो है डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया है। डॉक्यूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3118 of General Clauses Act 1894 means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks। तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया वॉल के ऊपर लिखा जाता था, या फिर जो है एनिमल स्किन के ऊपर पुराने टाइम में लिखा जाता है, या आज के टाइम में पेपर के ऊपर लिखते हैं। तो any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks। लेटर लिखे गए हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, या फिगर लिखे हैं, या कोई अपने सिंबल मार्क्स जो क्रिएट किए हैं, और बाय द मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, मतलब एक से ज्यादा चीजें भी आप यूज कर सकते हैं, लेटर एंड फिगर्स भी मिलाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, मतलब उस चीज को आपको रिकॉर्ड करना है यूज करने के लिए। आपने लिखा तो उसको आपने राइटिंग में लिखा, तो उसको आपको आगे यूज करना है उस चीज को। तो वो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट, इसकी डेफिनेशन आप एक बार और रीड कर सकते हैं। इससे कुछ एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, कोई मैप या प्लान है वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है। फिर ये बोल रहा है, इधर देखो, does the document is a paper or other material thing affording information, proof or evidence of anything, ठीक है। ये नेक्स्ट बोल रहा है, all deeds are documents but it is not always that all documents are deeds। सारी की सारी डीड्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट होती हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीड हों। वही जैसा हमने देखा था ना कि ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर डीड्स। ए डॉक्यूमेंट अंडर सील मे नॉट बी अ डीड इफ इट रिमेन्स अनडिलीवर्ड। एग्जाम्पल ऑफ विल, अगर विल है तो विल जो है वो कोई पर्सन ने अपनी विल लिखी और वो उसके खुद के पास पड़ी, वो डिलीवर नहीं करी, तो वो डीड नहीं कहलाएगी। तो विल एंड अवार्ड, अ सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन टू अ लर्नड सोसाइटी, अ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स एंड शेयर वारंट टू बियरर, एन एग्रीमेंट साइंड बाय डायरेक्टर एंड सील विद द कंपनी सील, लाइसेंस टू यूज अ पेटेंटेड आर्टिकल और लेटर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट डीड्स। नाउ इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम पहले। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 214 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 डिफाइंस इंस्ट्रूमेंट एज इंक्लूडिंग एवरी डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट है ना वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज और पर्पटेड टू बी क्रिएटेड, मतलब वो क्रिएट होती है या फिर उसका पर्पस ये था कि कोई भी राइट एंड लायबिलिटी क्रिएट आप करना चाहते थे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एज इंक्लूडिंग एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज और पर्पटेड टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। इसका एक एग्जांपल दिया गया है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया हमारा एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटीज और प्रॉपर्टी टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर। कोई भी राइट और लायबिलिटी आप क्रिएट करते हैं, कोई भी राइट और लायबिलिटी आप ट्रांसफर करते हैं, लिमिट करते हैं किसी राइट और लायबिलिटी को, एक्सटेंड करते हैं या फिर उसको एक्सटिंग्विश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं,
इसका एग्जांपल दिया है इंस्ट्रूमेंट का प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट ये बोल रहा है इट मे बी नोटेड दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं, बट ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी इंस्ट्रूमेंट्स, जरूरी नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट हो। फर्दर स्टाम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे जो है स्टाम्प ड्यूटी पेबल होती है, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट के केस में जो है स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, इंस्ट्रूमेंट के केस में जो है स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली हमारे हैं उनके ऊपर जो है स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो पे होती है, क्योंकि बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन में देखा ना, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटीज or permitted to be created, transferred, limited, extended, extinguished और recorded। तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है ये एक डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है, इनके ऊपर जो है स्टाम्प ड्यूटी जो है जनरली जो है लगाई जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे अब देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ डीड्स। कितनी तरह की डीड होती हैं ये बोल रहा है, वेरियस काइंड्स ऑफ डीड्स। पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस कवर डिफरेंट सेट्स ऑफ डीड्स। इन द रीस्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन लॉ इन कॉर्पस जूरिस सेकेंडम द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डीड्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। क्या क्या डीड्स हैं? सबसे पहली है अ गुड डीड। गुड डीड क्या होती है? अ गुड डीड इज वन विच कन्वेज अ गुड टाइटल, जो कि एक गुड टाइटल जो है कन्वे करती है, नॉट वन विच इज अ गुड मेयरली इन फॉर्म। एक गुड टाइटल जो है वो ट्रांसफर करती है, फॉर्म में तो है ही वो गुड, मतलब जो है वो डीड जो है प्रॉपरली लिखी हुई है, पेपर के ऊपर लिखी हुई है, बट इट शुड ऑल्सो कन्वे अ गुड टाइटल। नेक्स्ट ही बोल रहा है अ गुड एंड सफिशिएंट डीड इज मार्केटेबल डीड, वन दैट विल पास अ गुड टाइटल टू द लैंड इट पर्पज टू कन्वे। मतलब जिस लैंड, मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीड है, तो अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डीड है वो राइट और टाइटल जो है वो कन्वे कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो वो गुड एंड सफिशिएंट डीड जो है वो हो जाएगी। The good and sufficient deed is a marketable deed, one that will pass a good title to the land it purports to convey. Next है हमारी inclusive deed। Inclusive deed क्या होती है? An inclusive deed is one which contains within the designated boundaries lands which are expected from the operation of the deed। कहने का मतलब ये है inclusive deed का कि इंक्लूसिव डीड जो है हमें बताता है कि डीड के ऑपरेशन से क्या क्या जो चीजें हैं वो जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। एंड इंक्लूसिव डीड इज वन विच कंटेन्स विद द डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज, किस बाउंड्री के अंदर रहते हुए क्या क्या चीजें जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं हम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द डीड। इसके बाद एक होती है हमारी लेटेंट डीड। लेटेंट डीड क्या होती है? लेटेंट डीड इज अ डीड कैप्ट फॉर 20 years और मोर इन ए मैन्स एस्क्रिटोयर और स्ट्रॉन्ग बॉक्स। मतलब उसने उस डीड को 20 साल से ज्यादा टाइम से अपने जो है स्ट्रॉन्ग बॉक्स के अंदर रखा हुआ है उस डीड को, तो वो हमारी जो है लेटेंट डीड बन जाती है। इसके बाद ये है कि लॉफुल डीड क्या होती है? लॉफुल डीड इज अ डीड कन्वेइंग अ गुड और लॉफुल टाइटल। सिंपल कि कोई भी डीड जो कि गुड या फिर लॉफुल टाइटल जो है वो क्रिएट करती है उसको लॉफुल डीड कहा जाता है। नेक्स्ट ये हमारी प्रिटेंडेड डीड। प्रिटेंडेड डीड इज अ डीड अपरेंटली और प्राइमा फेसी वैलिड। प्राइमा फेसी जो है वैलिड है, अपरेंटली उसको हम प्रिटेंडेड डीड बोल देते हैं। लास्ट है हमारी वॉलंटरी डीड। वॉलंटरी डीड भी होती है, इट इज अ डीड इज वन गिवन विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन के बिना जो है वो दी जाती है। एज दैट टर्म इज डिफाइंड बाय लॉ। That term is merely on a good as distinguished from a valuable consideration on motives of
मतलब ये अफेक्शन के कारण या जेनरोसिटी के कारण जो है ये दी जाती है, रेदर देन द बेनिफिट रिसीव, बेनिफिट के लिए नहीं दी जाती है, जो है अफेक्ट जनरल लव एंड अफेक्शन जेनरोसिटी के कारण ये डीड जो है वो दी जाती है। नाउ हम देखते हैं सम अदर टर्म्स कनेक्टेड विद द डीड्स। कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप एक बार रीडिंग करिए पहले, उसके बाद आप मेरा आगे जो है वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या क्या टर्म्स है? सबसे पहला है डीड पूल। डीड पूल क्या होता है? डीड पूल इज अ डीड बिटवीन टू और मोर पार्टीज वेयर एज मैनी कॉपीज आर मेड एज देयर आर पार्टीज। जितनी पार्टीज है ना उतनी ही जो है कॉपीज डीड की क्रिएट कर दी जाती हैं, सो दैट ईच मे बी इन पोजेशन ऑफ ए कॉपी। हर एक के पास एक एक कॉपी तो रहेगी ही। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डीड पूल। इस अरेंजमेंट को डीड पूल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डीड पोल। डीड पोल क्या होता है हमारा? डीड पोल के लिए आप देख सकते हैं, और लीगल डीड मेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय वन पार्टी ओनली। केवल एक पार्टी जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। इसका एग्जांपल है डीड फॉर चेंज इन ओन नेम। तो ये हमारा डीड पोल होता है, इसको आप रीड कर लेना आगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेंचर। इंडेंचर क्या होता है? ये इंडेंचर और साइरोग्राफम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। इंडेंचर आर दोज डेट्स इन विच देयर आर टू और मोर पार्टी। दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। इट वॉज रिटर्न इन डुप्लीकेट अपॉन वन पीस ऑफ पार्चमेंट एंड द टू पार्ट्स वर सेवर्ड सो एज टू लीव एन इंडेंटेड और वेराई एज। कहने का मतलब ये है, इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, ये आपकी एक डीड है, ये वाली। अब आपने जो है इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप इधर इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं इंडेंचर और जो हमारा जो दूसरा हमने टर्म देखा है इंडेंचर और साइरोग्राफम जो है हमारा, तो साइरोग्राफम और इंडेंचर को एक तरह से समझते हैं कि इंडेंचर साइरोग्राफम जो है पुराने टाइम में यूज होता था टर्म, आज की तारीख में उसका इतना रेलिवेंस कोई रह नहीं गया। साइरोग्राफम तो क्या होता है कि पुराने टाइम में क्या करते थे हम, एक डीड है ये सामने आपके जो ये है, हम क्या करते थे इस डीड को इसमें क्रॉस में हम लिख देते थे साइरोग्राफम, यहाँ लिख देते थे। अब इसके 2 टुकड़े हो जाते थे। इन दोनों टुकड़ों को जब तक ज्वाइन नहीं किया जाएगा तब तक ये डीड पूरी नहीं होगी। 2 पार्टीज हैं, या मान लीजिए इसमें हम देख रहे हैं 3 पार्टीज हैं, तो हर एक पार्टी 3 पार्टी हैं, तो तीनों के पास एक एक टुकड़ा रहेगा। इन तीनों टुकड़ों को ज्वाइन करेंगे तभी ये पूरी डीड बनेगी और तभी ये डीड एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। अब पार्चमेंट भी मैं आपको बता रहा, मैंने एक अपना टर्म आया था पहले पार्चमेंट करके, कि भाई एनिमल स्किन के ऊपर ये इस तरह की होती थी, इसके ऊपर जो है पुराने जमाने में जो है राइटिंग में डीड जो होती थी पुराने टाइम में इसके ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये आपका इंडेंचर आप देख सकते हैं, इसको एक बार हम पढ़ भी लेते हैं इंडेंचर को क्या बोल रहा है ये। इंडेंचर आर दोज डीड्स इन विच देयर आर 2 और मोर पार्टीज। हमने देखा उसमें डायग्राम में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हैं। इट वॉज रिटन इन डुप्लीकेट अपॉन वन पीस ऑफ पार्चमेंट एंड द 2 पार्ट्स वर सीवर्ड सो एज टू लीव एन इंडेंटेड और वेराई एज। उसको आपने एक या मतलब उससे आपने उसके पार्टीशन कर दिए, ठीक है। वेराई एज फोर्जिंग बीइंग देन रेंडर्ड वेरी डिफिकल्ट। अब जब आप उन टुकड़ों को मिलाएंगे तभी वो आपकी डीड बनेगी।